नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, लेकिन इस खबर पर सस्पेंस भी है। सस्पेंस इस बात का है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है या नहीं। तो हम इस सस्पेंस से भी पर्दा उठाएंगे और आपको पूरी खबर विस्तार से जानकारी के साथ बताएंगे। इसके साथ ही साथ इंदौर दौरे पर रहे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों की सौगात तो दी और साथ ही साथ कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस पर संविधान के अपमान का तो आरोप लगाया ही और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कांग्रेसी अपने समय में तत्कालीन सरकार का उन्होंने हवाला दिया और इस बात को प्रमुखता के साथ कहा कि कांग्रेस ने देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उन्हें चुनाव में हरवा दिया और इस तरह से बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव ने। तो महू में राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी अपने उसी पुरानी बात पर आज अजीब दिखाई दिए और जातिगत जनगणना जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने यानी कि इंडिया गठबंधन के दलों ने मुद्दा उठाया था, वही बात कमोबेश राहुल गांधी आज इंदौर के महू में इस रैली के जरिए करते नजर आए। इसके साथ ही साथ आज एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसका आयोजन 24 और 25 फरवरी को होना है और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद जुझारू दिखाई दे रहे हैं। और हमें याद है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके और जर्मनी का दौरा किया, अब इसी कड़ी में एक और दौरा शामिल होने जा रहा है, जापान दौरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ही जापान के लिए रवाना होंगे। ये दौरा 4 दिवसीय होगा और जापान के प्रमुख शहरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बेहतर निवेश किस प्रकार से प्राप्त हो, क्योंकि जापान दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी देश है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि जापान से अगर इन्वेस्टर मध्य प्रदेश आएंगे तो एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा जो बेहतर मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान तो किया, लेकिन इस सूची पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर खाने में भी बहुत कुछ पक रहा है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेसी ही इस सूची से नाराज हैं। अब अंदर से जिस प्रकार से ये निराशा भरी बातें सामने आ रही है, इस डैमेज कंट्रोल को ओके करने के लिए दीपक बैज सामने आते हैं और दीपक बैज ये कहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर ले, मैं सबकी सुनने के लिए तैयार हूं और मैं किसी भी तरह से पार्टी में भीतरघात नहीं होने दूंगा। लेकिन बीजेपी ने चुटकी ली है। इसके साथ ही साथ अगली खबर भी निकाय चुनाव की जंग से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली आरपा नदी, इसमें स्लोगन के तौर पर लिखा है मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और कैरिकेचर किसका है? कैरिकेचर है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। तो इस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। ये हैं इस वक्त 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक बड़ी खबर के साथ और इस खबर से जुड़ी अहम जानकारी के साथ। जी हां, जानकारी ही आपको अब बताएंगे और सस्पेंस क्या है ये भी समझाएंगे। सौरभ शर्मा को लेकर खबरों का संग्राम इस प्रकार से सामने आ गया और खबर ये सामने आने लगी कि सौरभ ने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन यह खबर अपुष्ट है, खबर सही नहीं है। सही खबर यह है कि सौरभ शर्मा ने कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया। सूत्र यह भी बता रहे कि सौरभ ने सरेंडर नहीं किया। हां, यह हो सकता है कि सौरभ सरेंडर करे, लेकिन सौरभ ने सरेंडर नहीं किया है, इस बात को समझिए। सौरभ, जिसे आप जानते हैं, आरटीओ का यह पूर्व आरक्षक है और इस पर बेनामी संपत्ति का आरोप है।
लोकायुक्त कोर्ट में इसने आवेदन दिया है। जी हाँ, आवेदन देना और सरेंडर दोनों में अंतर है। कोर्ट में सरेंडर के लिए इसने आवेदन दिया है। इसके साथ ही साथ अब आवेदन पर कोर्ट क्या फैसला लेगी ये हम देखेंगे। और सौरभ का जो सह आरोपी जिसे बनाया गया था शरद, उसके वकील का भी बयान सामने आया है और उसने भी ये जानकारी दी कि सौरभ ने सरेंडर नहीं किया है। जी हाँ, कोर्ट ने ये कहा कि अभी केस डायरी ही नहीं है, यानी पंजीबद्ध नहीं है, अभी केस डायरी नहीं है। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दी। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हमने इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी परत दर परत हमारे दर्शकों को बताई और समझाई भी। अब क्या ताजा अपडेट है एक, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी मनोज जी। जो खबर आई थी वो ये आई थी सबसे पहले कि सौरभ शर्मा ने जो है वो सरेंडर किया है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सौरभ शर्मा जो है वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन उसके लेकर जो है एजेंसियां भी अलर्ट थी। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि सौरभ शर्मा के वकील ने जो है कोर्ट के अंदर एक आवेदन दिया है और ये आवेदन सरेंडर से ही जुड़ा हुआ है। कई लोगों का ये भी कहना था कि सौरभ शर्मा खुद जो है कोर्ट पहुंचा था सरेंडर के लिए, लेकिन केस डायरी नहीं होने के कारण जो है उसको कल आने के लिए कहा गया। लेकिन क्योंकि अब वकील की तरफ से जो बयान आया उसके अनुसार सौरभ शर्मा की तरफ से उनके द्वारा एक आवेदन लगाया गया। ये आवेदन सरेंडर को लेकर है, यानी सौरभ शर्मा जो है कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है, इसलिए उसने ये आवेदन लगाया। कोर्ट ने हालांकि केस डायरी जो है इस पूरे मामले की अभी तक लोकायुक्त ने पेश नहीं की, क्योंकि लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट में जो है ये आवेदन लगाया गया था। ऐसे में कोर्ट ने जो आवेदन है उस पर सुनवाई इसलिए नहीं की। उनका कहना था कि केस डायरी अभी तक उनके पास नहीं आई, लेकिन इस आवेदन पर जो सुनवाई है वो कल 11 बजे रखी गई है। और कोर्ट अब किस तरीके से आगे इस मामले में अपना फैसला देगा, इस पर सुनवाई करेगा, चर्चा करेगा, केस डायरी बुलवाएगा, ये कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सौरभ शर्मा अभी भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त से दूर है। दुबई में उसकी बताया जा रहा था पहले लोकेशन थी, उसके बाद ये कहा गया कि भारत में ही उसकी लोकेशन दूसरे राज्यों में मिली। 2 सिमों से वो बात कर रहा था। लेकिन चुनौती भरा जो है सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसियों के सामने है कि एजेंसी जो है वो भी 3 एजेंसी, लोकायुक्त स्टेट की एजेंसी है, 2 सेंटर की एजेंसी, ईडी और आईटी, ये सभी एजेंसी जो है सौरभ शर्मा का सुराग लगाने में, उसे ढूंढने में, उसे गिरफ्तार करने में कहीं ना कहीं फेल साबित नजर आई। और ऐसे में यदि उसके द्वारा आवेदन लगाया गया तो अब जितनी भी एजेंसियां हैं वो अब अलर्ट हो गई है, यानी सरेंडर जो है लगता नहीं है कि कोर्ट में एजेंसी उसे करने दे। यदि वो सरेंडर के लिए आता है तो संभवतः उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल मुख्य लाइन बोल दी है मनोज जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब एजेंसियां इसी फिराक में होंगी कि सौरभ अगर पहुंचता भी है तो पहले ही उसे कहीं ना कहीं उसे गिरफ्त में लिया जाए। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब हम आपको सौरभ के एक जो सह आरोपी है सौरभ मामले में ही, उसके वकील का आप एक बयान सुनिए। पत्रकारों के सवाल पर क्या कुछ कहा है। अरे यार जैसे लोकायुक्त कह रही है, राकेश पारा सर कह रहे हैं सर कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सौरभ शर्मा के वकील कौन है? राकेश पारा सर वही पैरवी कर रहे हैं। और सर सौरभ जायसवाल कहाँ है अभी? आवेदन चेतन को दिया है, सौरभ शर्मा के लिए दिया है। सर आवेदन जो है वो किसका है? चेतन का है या सौरभ शर्मा का है? चेतन के लिए दिया गया है, सौरभ शर्मा के लिए दिया गया है। सौरभ का दिया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज इंदौर में कई विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का तो आरोप लगाया ही, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कांग्रेस की ही सरकार उस वक्त हुआ करती थी जिसने बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, उन्हें हमेशा अपमानित किया, जबकि बीजेपी ने बाबा साहब को
भारत रत्न दिलाया। दरअसल मौका ये था कि इंदौर के ही मऊ में कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी जिसमें शामिल होने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा इस रैली में लगा था। इस रैली के जरिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में दिए गए अपने उसी बयान को दोहराया जिसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने देश में जातिगत जनगणना की बात कही थी। और आज राहुल गांधी उसी तरह से बात करते एक बार फिर से नजर आए और साथ ही साथ केंद्र पर जमकर निशाना साधा। हम आपको सिलसिलेवार बयान सुना रहे हैं, राहुल गांधी के भी बयान सुनिए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस प्रकार से कांग्रेस पर निशाना साधा है ये भी आप सुनिए। इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। यह पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है, यह दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय है। इसीलिए हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि जुडिशियल सिस्टम में हमारे कितने लोग हैं। प्राइवेट अस्पताल किसके हाथों में है, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं किसके हाथ में, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे विरोधियों को हमारे सनातन धर्म के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। अरे ये तो भगवान के नाम लेते हैं। आप बताओ, भगवान के नाम लेने, तुम तो शैतान के लेते हो तो तुम लेते रहो शैतान के, हम तो 100 बार भगवान के लेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। देवी देवताओं के नाम पे, सनातन संस्कृति के नाम पे भगवान राम के जन्म स्थान पे अड़ंगे लगाए, भगवान कृष्ण के मामले में भी मौन साधा हुआ है, लेकिन वोट मांगने आएंगे, अपने उस भाव को बताएंगे, नहीं नहीं वोट दे दो, वोट दो, तो भले ही तुम्हारे कर्म कैसे भी हो, कुछ भी काम करोगे, ऐसे कैसे चलेगा। ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये सब हिसाब करना जानती है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए, बाबा साहब याद नहीं आए उनको, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उनने कहा कि हाँ भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास। और भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, एक और राहुल गांधी, एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ तौर पर कह रहे हैं सीएम मोहन की कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है, हमेशा अपमानित करने का काम किया। जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के नाम पर जो राजनीति लगातार जारी है, अलग अलग दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें तो संविधान गौरव यात्रा निकाली जा रही है, उसके तहत लगातार बीजेपी के हर जिले पे, हर गांव में कार्यक्रम किए जा रहे हैं संविधान को लेके, बाबा साहब अंबेडकर को लेके। इसके साथ कांग्रेस भी जो है वो रैली निकाल रही है और इस रैली के तहत जो है बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और संविधान को खतरे होने की बात तक जो है वो आरोप के साथ जो है कांग्रेस लगातार कर रही है। आज क्योंकि राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे मध्य प्रदेश में, ऐसे में जिस रैली से उन्होंने जो आरोप केंद्र सरकार पर लगाए, बीजेपी पर लगाए, उसका जवाब भी तीखा जो है बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, अब देखना होगा ये सियासत अब कहां तक पहुंचती। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक मुख्य खबर पर आपका रुख कर रहे हैं फिर से। और चलिए, ये खबर मध्य प्रदेश के निवेश से जुड़ी है, मध्य प्रदेश के रोजगार से जुड़ी है। जापान दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
और ये तीसरा विदेश दौरा है। दरअसल भोपाल में GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। यह आयोजन 24-25 फरवरी को होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूके के दौरे पर गए थे, जर्मनी के दौरे पर गए थे और अब वो जापान के दौरे पर जा रहे हैं। ये 4 दिवसीय दौरा होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान जापान के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे, जहां पर वो निवेशकों को आमंत्रित करेंगे भोपाल GIS के लिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, कितना अहम दौरा है? यूके जर्मनी के बाद अब जापान दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दूसरा विदेशी दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है और निवेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जापान को जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि फरवरी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी, उसकी पार्टनर बनाया गया है। और पार्टनर कंट्री के तौर पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब जापान जाएंगे और 4 दिन के अंदर वो वहां पर निवेशकों से बात करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। उद्योगों को मध्य प्रदेश में लाने की उनकी पूरी कोशिश है। यही कारण है कि जो मुख्य फोकस रहने वाला है वो कृषि पे रहने वाला है। डेयरी एवं फ्रूट प्रोसेसिंग जो है काफी बड़ा सेक्टर है। फिनटेक, IT, रोबोटिक्स, फार्मेसी, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल और जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे जो शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में और साथ में पर्यटन के क्षेत्र में भी कई संभावना जापान के साथ है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर सही कहा मनोज जी आपने, बहुत अहम दौरा है, एक बड़े निवेश आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी के बाद महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। यहां तक सब सही था, लेकिन नामों के ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। सिलसिलेवार बयान सुनिए प्रत्याशियों की सूची को लेकर। कांग्रेस के भी बयान सुनिए और बीजेपी कैसे चुटकी ले रही है ये भी सुनिए। बिल्कुल देर रात 10 नगर निगमों की सूची जारी हुई है और उसके बाद नगर पालिका, नगर पंचायत की सूची जारी हुई है। बेहद ही संतुलित और अच्छे प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं और जी जान लगाकर सब लोग काम करेंगे। हाँ, 1-2 जगह आई बात तो स्वाभाविक सा है, मैं घर का मुखिया हूँ, अगर कोई भी तकलीफ होगा तो सीधा मुझसे बात करेंगे। इसलिए मैं रात को तो मैं 3 बजे तक बैठा था, मैं सबसे बात करने के लिए, सबसे बात किया हूँ और कोशिश की है संतुष्ट करने के लिए। स्वाभाविक सा है, सब टिकट के दावेदार रहते हैं, अब किसी को नहीं मिल पाए स्वाभाविक है कि थोड़ा सा तकलीफ रहती है, लेकिन हम लोगों ने सभी लोगों से बात की है और 1 to 1 भी मैं फेस करके बात किया हूं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उनका प्रदेश नेतृत्व हो, जिस तरीके से वो टिकटों को लेकर के, पहले तो उनके पास में कोई दावेदार नहीं होता कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ जब उनके ही नेताओं ने कांग्रेस के PCC के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई, उनके पूरे तंत्र को कहते हैं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यदि जो व्यक्ति पैसे दे करके प्रत्याशी की टिकट लाता है, कल के दिन वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका या महापौर बनता है, इस बात को तय मानिए कि वो आपके पैसों पर का बंदरबाट करेगा, योजना का क्रियान्वयन करने से बंद रोकेगा ताकि वो सारा का सारा पैसा उसकी जेब में जाए। और चलिए सीधे अब हम रायपुर का रुख करें। हमारे सहयोगी करिश्मा सोनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। करिश्मा, क्या कहेंगे? सियासत में तो इस तरह की बातें होती रहती है, निकाय चुनाव चल रहा है, प्रत्याशियों की सूची आई है, बीजेपी को मौका मिल गया क्या बैठे बिठाए?
जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल देखने को मिल रही है प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद, जो बिखराव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है वो नया नहीं है विवेक, क्योंकि लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए या फिर रायपुर दक्षिण उपचुनाव की बात की जाए, ये जो बिखराव है, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, वो हर बार कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है। और कल जब बीती रात, आपको बता दें कि आज सुबह कल जो है बीती रात एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए थे। उस बैठक में जब मंथन चल रहा था, उसी दौरान जो है बाहर पैराशूट लैंडिंग की एक प्रत्याशी की जो है यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चाएं चलने लगी, उसके नामों को लेकर चर्चाएं चली विवेक, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा आक्रोश कार्यकर्ताओं में नजर आया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टिकट बेचने का आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज पर लगाया और उसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को भी बैठे बिठाए कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया, क्योंकि चुनाव भी काफी करीब है। ऐसे में मुद्दों की बात की जाए तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट बेचने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष को रखते हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, मंथन कर लिया गया था, सभी आधार पर जो है देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल और कहीं ना कहीं खींचतान का जो सिलसिला है विवेक, वो लगातार बना हुआ है। अभी भी वार्ड के भी जिस तरीके से नाम सामने आने वाले, उनको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके थे, काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा था। तो आगे भी इसी तरीके की बिल्कुल अब यही देखेंगे कि इस खींचतान में भला किसका होता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, कहीं बीजेपी को लंबा एडवांटेज ना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सियासी खबर से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये खबर भी छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव से जुड़ी है, जिसमें बीजेपी ने जारी किया है एक पोस्टर क्या कह रहा है अब हम आपको दिखाते हैं। ये है पोस्टर, लबरा के गोठ। लबरा मतलब होता है झूठा, ये छत्तीसगढ़ी भाषा शब्द है। इसमें लिखा है मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। अरपा नदी, जैसा कि आप जानते हैं, बिलासपुर की जीवन रेखा कही जाती है। अरपा नदी मां अरपा के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। बहरहाल मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, ये कोट कहते हुए इस कैरिकेचर को देखिए, ध्यान से समझिए। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी ने निशाना साधा है। अब इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको बता देते हैं। शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़िया भाषा में लिखा है लबरा के गोठ। हमारे छत्तीसगढ़ी दर्शक बहुत अच्छे से समझते होंगे इस शब्द का मतलब। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का समय चल रहा है, पंचायत चुनाव होने हैं, इनके लिए मतदान की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन जो लिस्ट जारी हो रही है वो कल देर रात एक लिस्ट जारी हुई जो कि नगर निगमों के महापौर अध्यक्ष के लिए थी। और इसमें जो बिलासपुर के महापौर हैं, निवर्तमान महापौर हैं प्रमोद नायक, उन्हीं को टिकट दी गई है। और इसी चीज़ को लेकर के बीजेपी ने भी एक बड़ा निशाना साधा है और बिलासपुर को लेकर के एक बड़ा ट्वीट और बड़ा एक पोस्टर वॉर अभी देखा गया है, जिसमें बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पूर्व सरकार को निशाने में लिया है, भूपेश बघेल को निशाने में लिया है। और कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोद नायक के कार्यकाल से भी जोड़ा गया है कि वो वहां पर महापौर रहे हैं, तब तक कितना विकास की रेखा खींची गई है, इस चीज को सब जनता देख रही है। जबकि बीजेपी ने जो प्रत्याशी जो घोषित किया है वो कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला है। और ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का एक नई रणनीति भी देखी जा सकती है, क्योंकि वो अब जहां पर भी निकाय चुनाव से संबंधित जो वोट बैंक की राजनीति होती है या फिर जो मुद्दे उठाने की राजनीति होती है, उसमें बीजेपी चलिए अब देखना होगा ये पोस्टर की सियासत कहां तक जाती है, किसे नफा किसे नुकसान पहुंचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच पे मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।